जैसे आप देखो ये डेल्टा का फॉर्मूला में जो सेल्फ वेट है, फॉर्मूला है WL/2AE। तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर मैं एक ब्लॉक का एरिया दुगना कर दूं तो अलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट हो जाएगा। तो आप कहोगे यहां डबल दोगुना एरिया हो जाएगा, तो कहोगे आधा, पर ये गलत है। क्योंकि सोचो अगर एरिया दुगना करोगे तो वेट भी तो दुगना हो जाएगा और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि W की वैल्यू में भी तो एरिया छुपा है। W क्या है, गामा AL, और A से एक कट जाता है। तो ज्यादा अच्छा फॉर्मूला ये वाला है। इस वाले फॉर्मूले से आंसर करना थ्योरी वाले क्वेश्चन के। मतलब एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट एरिया पे, डाया पे, विड्थ पे, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, वो भी स्क्वायर। मतलब ये बिल्कुल प्रीसियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको बार बार दिखेंगे। तो हमने जो प्रूव किया है वो याद रखना कि हेंस एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट is independent from cross-sectional dimension। और दूसरा depend on length square। लेंथ पे नहीं, लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं लेंथ दुगनी कर दूं तो अलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट हो जाएगा 4 गुना, प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप उठा के देखना, पुरानी ईयर में बहुत सारे आए हैं। यार ज्यादातर क्वेश्चन तो थोड़ा याद करने से ही मिलेंगे। प्रूव मैं खूब कर दूं, फॉर्मूला मैं खूब ड्राइव कर दूं, ऑब्जेक्टिव निकलेगा तब ना मेंस दोगे। दिक्कत तो यही है। तो थ्योरी में सबसे बड़ी बात यह कि हमें याद करना होता है और कोई ऑप्शन है नहीं बेटा। प्रूव तो हम देखो सब कर रहे हैं, मैंने कोई फॉर्मूला आपको डायरेक्ट नहीं दिया, हमेशा प्रूव किया। अब हम निकालते हैं इसकी स्ट्रेन एनर्जी। अब हम निकालते हैं इसकी स्ट्रेन एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया था या परसों बताया था, जब भी था, कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, याद करिए आप, कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। कई फॉर्मूले बताए थे, यह याद करो आप। पी डी डेल्टा का इंटीग्रल, ठीक है। और भी कई फॉर्मूला बताए थे, हाफ पी डेल्टा या हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम। बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे आपको। याद आ गया होगा। एक्सियल लोड जब लगा होता है, लेकिन इतने सारे फॉर्मूलों से अच्छा है एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख लेते हैं। और जनरलाइज फॉर्मूला मतलब वो लगाओगे तो सब उसके सामने फेल है। जैसे याद रखना कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी
अंडर एक्सियल लोड। सबसे जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पी एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए का इंटीग्रल। ये सबसे जनरलाइज फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का, जो कभी नहीं फेल होगा, जो हमेशा यही लगेगा। जनरलाइज्ड फॉर्मूला है ये, पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2AE का इंटीग्रल। ठीक है। अब जनरलाइज फॉर्मूला फॉर बेंडिंग लगाना हो तो पी एक्स की जगह एम रख देंगे, एम एक्स का स्क्वायर, वो आगे देखेंगे। ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला कहीं आसमान से नहीं उतर पड़ा, ये फॉर्मूला जाना पहचाना है आपका, ये यही से तो निकला है। सिग्मा बराबर क्या होता है? पी अपॉन ए, पी अपॉन ए, और एक सिग्मा बराबर होता है PL अपॉन सिग्मा बराबर पी अपॉन ए। यहां भर दो तो यही बन जाएगा। तो यही फॉर्मूला बनता है, पर इसे जरूर याद रखना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है। px क्या है यहां पे? px है लोड एट एनी सेक्शन, लोड एट एनी सेक्शन। px का मतलब है लोड एट एनी सेक्शन। जैसे अब हम स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाह रहे हैं सेल्फ वेट की वजह से, तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट, हम पहुंच गए एक जनरलाइज दूरी x पे, कट कर लिया एक dx, अभी जैसे कट किया था, और इसको अलग से बना लिया। तो यहां लोड एट एनी x था गामा ax, तो px कोई पूछे क्या है तो यही है गामा ax ही px है। बस यहां भरना है, इंटीग्रेट करना है। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेशन 0 to L गामा ax का स्क्वायर dx अपॉन 2A। तो आप इंटीग्रेट इसे कर सकते हैं, गामा स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट हो जाएगा, L3/3 बचेगा। तो आप करके देख लो आराम से इसे इंटीग्रेट। फाइनल आंसर मुझे याद है, आपको ये याद रखना है, गामा स्क्वायर L3A अपॉन 6C। इतनी स्ट्रेन एनर्जी आती है। और गामा AL को हम W भी लिख सकते हैं। तो गामा AL को हम W भी लिख सकते हैं। तो अगर हम उसे W लिखेंगे, तो एक फॉर्म में हम इस तरह से बना सकते हैं कि गामा AL को हम W लिख सकते हैं, गामा स्क्वायर L स्क्वायर A स्क्वायर को हम W स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम यहीं क्या करें, गामा की वैल्यू W अपॉन AL यहाँ उठा के भर दें, तो यहीं एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो W स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, L स्क्वायर से L कट जाएगा, ठीक है। नीचे A स्क्वायर बनेगा तो एक A बचेगा, 6B बचेगा। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। मतलब स्ट्रेन एनर्जी के दो फॉर्मूले रट लो। स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है गामा स्क्वायर L3A अपॉन 6C या W स्क्वायर L अपॉन 6A। मतलब बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है।
दोनों ही याद होने चाहिए। दोनों ही याद होने चाहिए। देखो मैं खूब ड्राइव कर रहा हूं लेकिन अंत में एक बेटा फॉर्मूला ही आ जा रहा है हर बार, तो वो फॉर्मूला तो आपको याद ही करना होगा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। मतलब हम खूब ड्राइव कर रहे हैं लेकिन अंत में फॉर्मूले पे ही टिकी हैं सारी बातें, क्योंकि पहला एग्जाम प्री है। कई लोग जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को लेके परेशान हैं वो तो तब ना दोगे जब पहले प्री निकले। तो इसलिए हम दोनों चीजें लेके चल रहे हैं, थ्योरी भी न्यूमेरिकल्स भी। नोट करो जल्दी से यहां तक। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछो। बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? 1 मिनट और दिया, जल्दी से। तो निकालो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई यहां पे? नेक्स्ट सेटिंग है बार्स इन पैरेलल। ठीक है, अब हमने यहां क्या किया कि स्टील के ब्लॉक में कॉपर का ब्लॉक जोड़ दिया। कई बार कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, एक तरफ से फिक्स। ठीक है, तो ये कॉपर है, ये स्टील, पी का लोड लगा दिया। ठीक है, तो 2 बार हैं, स्टील और कॉपर। कुछ डायमीटर मान लेते हैं, ये डी है, बाहर वाले का डाया ले लेते हैं बड़ा डी। तो कॉपर का एरिया हो जाएगा, π/4 बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर। कॉपर वाला हॉलो होगा ना यार। और स्टील का एरिया हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर। और हमें क्या बताना है? कॉपर में आने वाली स्ट्रेस, स्टील में आने वाली स्ट्रेस। बहुत आसान, बिल्कुल आसान। सोचो, टोटल लोड P लगा है, तो P का कुछ हिस्सा स्टील में जाएगा, P का कुछ हिस्सा कॉपर में जाएगा। तो 2 लोड में मान लेता हूं, PS लोड ऑन स्टील, P कॉपर लोड ऑन कॉपर। तो क्या पहली इक्वेशन बन गई PS प्लस P कॉपर इक्वल टू P। और दूसरी इक्वेशन क्या है
कि जब इनको हम खींचेंगे, यहाँ अच्छे से जॉइंट है, तो दोनों का डेल्टा सेम होगा, डेल्टा कॉपर और डेल्टा स्टील ये सेम होगा, क्योंकि यहाँ जॉइंट लगा देते हैं अच्छे से। तो बना भी सकते हो ऐसे, कई बार जॉइंट बना देते हैं, जॉइंट। तो डेल्टा दोनों का सेम होगा, स्टील का और कॉपर का। तो स्टील का डेल्टा क्या होगा, स्टील का लोड, लेंथ दोनों की सेम ही है, अलग भी ले सकते थे, एरिया स्टील का ई स्टील का, और यहां से पी कॉपर, लेंथ दोनों की सेम है मेरे एग्जांपल में, ए कॉपर ई बी कॉपर। इन दो इक्वेशन से आप पी एस और पी कॉपर फाइंड कर सकते हैं। तो बाई 1 and 2 PS and P copper are known। यही पूछा था, दोनों के लोड बताओ। और अगर हमसे पूछेगा स्ट्रेस कितनी है, स्ट्रेस ऑन स्टील कितना है, तो हम कहेंगे स्टील का लोड डिवाइड बाई स्टील का एरिया। कोई कहे स्टील नहीं, कॉपर पे स्ट्रेस बताओ, तो हम कहेंगे कॉपर का लोड, कॉपर का एरिया। कहानी खत्म। यही ऑब्जेक्टिव आपके में आ जाता है, कई बार नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। भैया डेरिवेशन मेंस में आती है, लेकिन अब मेंस तक पहुंचो तो पहले यार। कई सारे स्टूडेंट सोचते बहुत ज्यादा हैं और करते बहुत कम है, ये गलत बात है बेटा। आप पहले प्री निकालो, फिर मेंस तो निकले जाएगा, ठीक है। बिल्कुल चिंता ना करें, 1 by 1 एग्जाम्स को देखेंगे हम लोग। प्रवीण कुमार, मैं पढ़ा के कहाँ निकल जाऊंगा, मैं तो आपके साथ हूँ ही। मैंने तो प्री मेंस दोनों ही सब पढ़ा डाला, लेकिन तुम्हें पहले ध्यान प्री का देना है भाई। प्री निकालना ज्यादा कठिन है, क्योंकि उसके बाद चीजें बहुत आसान है, कंपटीशन भी कम है, ठीक है। और भगवान करे सभी का निकल जाए, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि नहीं निकलता है, लेकिन थोड़ा सा लोग क्या करते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चन लगाते रहते हैं और छोटे छोटे जाते हैं भूल। तो माय डियर ये सोचो ना, दोनों के बीच में 2-3 महीने का गैप है, 3-4 महीने में तो पता नहीं कितनी पढ़ाई हो जाएगी। तो प्राइमरी फोकस प्री को निकालने में करें। हाँ, लगाते रहें थोड़े बहुत क्वेश्चन, लेकिन पहले सोचो तो आगे का रास्ता तो खुले। 4 महीने करोगे क्या, पढ़ा तो रही हैं हम लोग सब।
ड्राइव मेंस में करना है तो ड्राइव तो मैं कर ही रहा हूं। डरो नहीं, हिम्मत रखो, सब सही होगा। चलो हो गया, डन। ठीक है, फिर एक और चीज पढ़ लेते हैं, एलोंगेशन इन टेपर बार। टेपर बार अगर हो और इसमें P का लोड लगाया जाए, सर्कुलर है सपोज, यहाँ का डाया D2 है, यहाँ का डाया D1 है, और हमें बताना है A पॉइंट कितना दूर गया। हमें बताना है A पॉइंट कितना दूर गया। बार अगर टेपर होगा तो कैसे बताएंगे? elongation in tapered bar। ठीक है, ठीक है। देखो भाई, अब इस केस में वैसे तो हम फॉर्मूला PL/A ही लगा देते, लेकिन PL/A में A वेरी कर रहा है। देखो एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब भी चीजें लगातार वेरी करें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, जिससे कई लोग डरते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं नहीं डरता हूं ना, आप डरोगे। हम पहुंचेंगे किसी x दूरी पे, वो कट कर लेंगे एक एलिमेंट dx का, और इसको कट करके अलग से बना लेते हैं। इसका लेंथ होगा dx, ठीक, और इसका डाया, डाया कैसे निकालोगे? देखो d1 से d2, बहुत ध्यान सुनना, d1 से d2 l लेंथ में वेरी हुआ। l लेंथ में कितना वेरिएशन आया? d1 से d2, पर हमें कितने दूर का वेरिएशन चाहिए? x दूरी का। तो देखो पर यूनिट वेरिएशन है d2 माइनस d1 डिवाइड बाई l। अरे कोई चीज 10 से 50 हो जाती है इतनी दूरी पे, तो पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज आएगा? भाई यहां से वहां तक चेंज आया d1 से d2, तो पर यूनिट लेंथ चेंज क्या होगा? d2 माइनस d1 बाई l। लेकिन हमें कितने दूरी का चेंज चाहिए? x दूरी का चेंज चाहिए। तो इतना दूरी में इतना चेंज आया, लेकिन हमें तो यहां का डाया चाहिए, तो यहां d1 से शुरू हुआ और इतनी दूरी में इतना चेंज आया, तो टोटल चेंज कितना बना? d1 प्लस ये। नहीं तो अगर ये तरीका नहीं समझ पाते हो तो भैया बहुत सिंपल है, यहाँ tan थीटा वगैरह लगाते रहो, टाइम वेस्ट होता है। जैसे बहुत सिंपल, जैसे मैं क्या कहूँ, जैसे ये पाइथागोरस ही तो है, अगर ये b है, ये l है, तो मैं कहूँ यहाँ x दूरी पे कितना होगा? तो ये होगा b/l इंटू x। फिर कहोगे इसमें जोड़े क्यों नहीं कुछ? क्योंकि यहां शुरुआत 0 से हुई थी, अगर यहां पहले से कुछ होता तो कुछ जोड़ते। ये छोटी छोटी ट्रिकें हैं जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ का डाया मिल गया, और यहां लगने वाला लोड तो P ही होगा, बाकी इसका छोटा सा d डेल्टा होगा यहाँ का लोड P L
dx है, pl अपॉन ए होगा पाई बाई 4 टी स्क्वायर, इतना बड़ा डी स्क्वायर, d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू एक्स अपॉन एल का स्क्वायर। इंटू ई, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो डेल्टा आएगा, ये इंटीग्रेशन कोई नहीं करता, सीधे याद रखना है, आंसर आएगा 4p अपॉन 4pl अपॉन पाई d1 d2 e। समझ में आई ये बात कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी और बात जान लेते हैं जो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, छोटा सा पार्ट बता देता हूँ। थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन छोटा मोटा तो आ ही सकता है, ठीक है। मना लड़ तो जाओगे नहीं उससे कि काहे पूछ दिया। आया तो हम सेफ जोन में, सिलेबस में नहीं, ठीक है। गेट वालों के, ईएससी वालों के सिलेबस में है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, तुम्हें नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे एक टर्म डिफाइन होता है अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। किसे कहते हैं, लिखो मैं बोलता हूं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं, मैं बोलता हूं। अल्फा की डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ, इट इज द इंक्रीज और डिक्रीज in length or dimension, length or dimension
for per unit length, for per unit length and per degree temperature increase or decrease, per degree temperature increase or decrease। ठीक है, पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखिए किसी बॉडी को आप हीट करें, बहुत ध्यान सुनना, जैसे एक बॉडी है, बेसिक बात समझो, इसकी लेंथ L है, विड्थ B है, थिकनेस T। मान लो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका हर डायमेंशन चेंज होता है, मतलब लेंथ भी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी विड्थ भी बढ़ जाएगी और थिकनेस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हर तरफ फैलती है। तो नया लेंथ ज्यादा होगा, नई विड्थ भी ज्यादा होगी, नया थिकनेस भी ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? अगर हमने डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लेंथ कितना बढ़ेगी? वो बढ़ती है एल अल्फा डेल्टा टी। विड्थ कितना बढ़ती है? अब लेंथ नहीं लेते, अगर लेंथ का बढ़ना देखना है तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, विड्थ का बढ़ना देखना है तो ये होगा बी अल्फा डेल्टा टी। थिकनेस कितना चेंज होगी? तो ये होगा थिकनेस अल्फा डेल्टा टी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी साइड कितनी ज्यादा चेंज होगी ये डिपेंड करता है उसी साइड की लेंथ पे, या विड्थ की बात होगी तो उसी साइड की विड्थ, मतलब विड्थ कितना बढ़ेगी ये विड्थ पे ही डिपेंड करेगा, उसका लेंथ से कोई मतलब नहीं। टेम्परेचर इंक्रीज पे और कितना अल्फा है, अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होता है। जैसे कई सारे अल्फा के मैं डेटा भी लिख देता हूं, जैसे अल्फा डायमंड, अल्फा सीक्वेंस लिख देते हैं, अल्फा स्टील, कॉपर, अल्फा कंक्रीट, स्टील के बराबर ही होता है, आपको मैंने पहले बताया था, गन मेटल, ब्रास, ठीक है, अल्फा कंक्रीट तो सिमिलर ही होता है, ठीक है, और कोई मटेरियल एल्यूमिनियम, तो ये होता है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्टर 19 के आसपास। ये डेटा चाहें तो आप याद रखें। 20 और एल्यूमिनियम का होता है आपका 23 के आसपास। ठीक, नोट कर लीजिए इनको। मतलब खास बात यह है कि विड्थ कितना बढ़ेगी उसको लेंथ से कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर से, बात टेम्परेचर की हो रही है। विड्थ कितना बढ़ेगी ये बात डिपेंड करती है विड्थ पे, टेम्परेचर पे और अल्फा पे। लेंथ कितना बढ़ेगी उसे बस लेंथ से मतलब। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, नोट करो यहां तक।
तो देखो यहीं से तो डेफिनेशन बन गई है कि अल्फा क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन फॉर पर यूनिट डायमेंशन पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इंक्रीज और डिक्रीज। इट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ और डायमेंशन फॉर पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रूल कुछ है इसके। रूल नंबर 1 क्या है रूल, कि इफ अ बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, if a body is free to expand or contract in both direction or in one direction, there is no thermal stress। मतलब एक बॉडी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है या कंप्रेस हो सकती है दोनों तरफ से या इसी एक तरफ से, या एक्सटेंड हो सकती है। अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंड होगी, घटाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये बॉडी डेल्टा टी इंक्रीज किया, अब ये फ्री टू मूव है, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, दोनों साइड खुली है। कितनी थर्मल स्ट्रेस है यहाँ पे, 0 0, क्योंकि ये फैल जाएगी, इसे फैलना है फैल जाएगी। भाई स्ट्रेस तो तब आती जब उसके एक्सपेंशन को कोई रोक देता। जैसे दूसरा कि भाई दोनों तरफ से नहीं खुली, किसी एक तरफ से फ्री टू मूव है, डेल्टा टी बढ़ाया, ये इधर नहीं बढ़ सकती, इधर तो बढ़ सकती, तो कोई बात नहीं, उधर ना बढ़ के पूरा इधर ही बढ़ जाएगी, तो यहाँ पूरा यहाँ बढ़ जाएगी। कितना, एल अल्फा डेल्टा टी। इसमें भी थर्मल स्ट्रेस कितनी आएंगी, 0। हाँ, यहां ये दोनों तरफ बढ़ जाएगी, आधा आधा, एल अल्फा डेल्टा टी का आधा इधर चली जाएगी, ठीक है, आधा इधर चली जाएगी। और इसमें एक तरफ जा नहीं सकती थी तो पूरा दूसरी तरफ जाएगी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर एक बॉडी दोनों तरफ से फ्री है या किसी एक तरफ से फ्री है तो वहां कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं आती। ये तो एग्जांपल बेस्ट है समझाने के, नोट कर लो इसे। बताओ भाई, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? रूल नंबर 2, बढ़ना है, इधर से भी दोनों ऐड करके। अब एक तरफ अगर बांध दोगे, टाइट कर दोगे, फिक्स कर दोगे तो एक ही तरफ एक्सपेंड होगा। ठीक है, रूल नंबर 2 पे आओ कि एक्सपेंशन
in any direction due to temperature is only depends on upon dimension in that direction। जैसे मैं कहूं एक ब्लॉक को डेल्टा टी दिया और एक टेपर्ड को भी डेल्टा टी दिया, दोनों की लेंथ एल है, इसमें भी डेल्टा टी से ही बढ़ाया, तो भैया इसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी, एल अल्फा डेल्टा टी, और इसकी भी लेंथ कितनी बढ़ेगी, एल अल्फा डेल्टा टी। मतलब उससे मतलब नहीं है। अगर मैं चेंज इन लेंथ प्रिज्मेटिक का निकालना चाहता हूं तो वो बराबर होगा चेंज इन लेंथ टेपर के। भाई लेंथ को कितना चेंज होना है, फॉर्मूला तो यहां भी लगाओगे ना यार, डेल्टा एल कितना होगा, एल अल्फा डेल्टा टी, और यहां भी डेल्टा एल कैसे निकालोगे, एल अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं पूछूं थर्मल स्ट्रेस कितनी है, 0 है, यहां भी थर्मल स्ट्रेस कितनी है, 0 है। तो जब भी कोई बॉडी फ्रीली एक्सपेंड हो सकती है एक तरफ से या दोनों तरफ से, उसे कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो जितने भी एग्जाम्पल मैं अभी तक दे रहा हूं ये फ्री एक्सपेंशन के, इसे कहा जाता है फ्री एक्सपेंशन। इफ अ बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड इन एनी डायरेक्शन known as free expansion, known as free expansion। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्मल स्ट्रेसेस पे। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा, इस बार में इसको हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ से फिक्स कर दिया, एल लेंथ है, और क्वेश्चन है फाइंड आउट द थर्मल स्ट्रेसेस, LEA, और इसमें डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ाया और पूछा कितनी थर्मल स्ट्रेसेस आएंगी। तो पहले बताओ थर्मल स्ट्रेसेस आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी, क्योंकि ये एक्सपेंड होना चाहता था, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, पर एक्सपेंड हो नहीं पाया क्योंकि आपने दोनों तरफ से फिक्स कर दिया। एक्सपेंड हो नहीं पाया क्योंकि आपने दोनों तरफ से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आपको कैसे करना है, सोचो कितनी थर्मल स्ट्रेस आएगी, हमेशा ऐसे फील करो, जो मैं तरीका बताता हूं कि अगर ये एक्सपेंड होना चाहता था तो पहले इसको एक तरफ से खोल दो, खोल दिया, खोला नहीं है, सोच रहे हैं, खोल दिया, तो ये कितना एक्सपेंड हो जाता, एल अल्फा डेल्टा टी एक्सपेंड हो जाता। पर ये इतना एक्सपेंड हो नहीं पाया क्योंकि इसमें आ गई होंगी थर्मल स्ट्रेसेस। उसने इसे दबा रखा है, दिख गया ना, मैं दबा रखा है,
अब जहां कठिन होगा साइन को समझना, लेकिन यहाँ तो दिख ही रहा है यहाँ कंप्रेस हो रहा होगा, तो यहाँ स्ट्रेस ने इसे कंप्रेस किया। अब स्ट्रेस कभी भी लोड लगाती है तो स्ट्रेस से कितना डिफॉर्मेशन आता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन, और ई एप्सिलॉन का मतलब होता है डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा बराबर होता है सिग्मा एल अपॉन ई। तो अगर कभी भी डेल्टा निकालना हो स्ट्रेस का तो वो होगा सिग्मा एल अपॉन ई। तो मैंने कहा यहाँ भाई कोई थर्मल स्ट्रेस आ गई होंगी सिग्मा टी की, बहुत आराम से सुनना। अच्छा अगर इसकी साइड को खोल दो तो ये इतना फैल जाता, लेकिन थर्मल स्ट्रेसेस ने इसको इतना ही दबा दिया। कितना दबा दिया, एक स्ट्रेस कितना दबा देती है, सिग्मा एल अपॉन ई। तो थर्मल स्ट्रेस एल अपॉन ई, इतना स्ट्रेस ने इसे दबा दिया, इतना ये फैलना चाहता था, इतना स्ट्रेस ने इसे दबा दिया। अब बताओ ये फैला कितना है, आंसर है 0, क्योंकि गए ही नहीं आगे। और इस तरह से आप थर्मल स्ट्रेस बता सकते हैं, कितना हो जाएगा, एल से एल कट जाएगा, ई एल्फा डेल्टा टी। नेचर मुझे पहले पता चल गया था कंप्रेसिव। बताओ बताओ, पहले सोच लो, कभी भी थर्मल स्ट्रेस निकालना है तो आप पहले उसको खोल दो और देखो वो कितना आगे जाता, पर थर्मल स्ट्रेस ने उसे वापस वहीं भेज दिया। अब कोई भी स्ट्रेस कितना वापस भेजती है, सिग्मा एल अपॉन ई। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं तब क्लियरिटी आएगी, नोट करो। जैसे अगले एग्जाम्पल पे आओ, क्वेश्चन वही है, थर्मल स्ट्रेस बतानी है और यहाँ पे मान लो y का गैप है। y का डेल्टा टी छोटा हुआ y से, तो कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगी, क्योंकि जितना फैलना चाहता होगा फैल जाएगा, y दूरी कवर ही नहीं हो पाया। भाई फिर रोका किसने, एल अल्फा डेल्टा टी अगर y से छोटा रहा तो किसी ने रोका ही नहीं, वो तो फैल गया, दीवार को छू ही नहीं पाया, क्योंकि हो गया होगा फ्री एक्सपेंशन। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि एल अल्फा डेल्टा टी y से बड़ा है, एल अल्फा डेल्टा टी y से बड़ा है, मतलब ये ब्लॉक उतना एक्सपेंड हो नहीं पाएगा जितना चाहता था। सबसे पहले कैसे करना है, ये सब हटा दो, सपोर्ट अपोर्ट हटा दिया, खोल दो, तो ब्लॉक कितना आगे बढ़ना चाहता था, एल अल्फा डेल्टा टी इतना बढ़ता, यहाँ आ गई होगी थर्मल स्ट्रेस, उसने से दबाया होगा, कितना दबाया होगा, सिग्मा टी एल अपॉन ई, और कुछ आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ना चाहता था, इतना स्ट्रेस ने रोका, कुछ तो बढ़ा, कितना y, यहां से आप बता दोगे सिग्मा टी। देख लो बहुत आसान टॉपिक है, और पता तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, बस तो मैं उतना ही बता रहा हूं, लेकिन बता पूरे डिटेल में रहा हूं। इस तरीके से करोगे कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। वही जो अपन ने स्टील और कॉपर का देखा था अभी, उस एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं।
जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। ये 12 होता था, ये 16 के आसपास होता था, इंटू 10⁻⁻6। लेकिन माय डियर, हमने तो एक ऐसे मटेरियल को जोड़ दिया है जिनका अल्फा अलग अलग है, मतलब एक ज्यादा खींचना चाहता है कॉपर वाला, स्टील उतना खींचना नहीं चाहता है। बहुत ध्यान सुनना अगली बात को। मतलब अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं मिटा दूंगा सब बस समझाने के लिए। ऐसा सोचो ये जॉइंट खोल दो, अगर मैं जॉइंट खोल देता तो स्टील यहां तक आना चाहता, और जॉइंट खोल दूं अगर तो कॉपर यहां तक आना चाहता। बस आपके समझने के लिए, डायग्राम मत बनाना। ये होता डेल्टा कॉपर विदाउट जॉइंट, और ये होता डेल्टा स्टील विदाउट जॉइंट। जॉइंट ना लगाते तो ये अलग अलग होते, क्योंकि माय डियर अल्फा अलग अलग है ना यार, स्टील का कम है, कॉपर का ज्यादा है। लेकिन हमने दोनों को दिया है बांध। अब सुनना अगली बात, ऐसे ही ओरली सारे आंसर। अगर हमने इनको दोनों को जोड़ दिया है तो सोचो यहां तक, जहां तक दोनों बढ़ना चाहते हैं, दोनों खुशी के साथ बढ़ते। इस जगह तक जब दोनों आ जाते ना तो स्टील कहता हमें तो रुकना है, पर कॉपर कहता हमें तो और आगे जाना है। अब होता ये कि कॉपर को स्टील रोकता कि भैया रुको, कॉपर को पीछे खींचता रुक जाओ, और कॉपर कहता हमें आगे जाना है, स्टील को आगे खींचता आगे बढ़ जाओ। बहुत ध्यान सुनो, यहां तक दोनों खुशी खुशी बढ़ते, लेकिन अब स्टील रुकना चाहता है पर कॉपर यहां तक आना चाहता है। तो स्टील कहेगा रुको भैया, उसको पकड़ रहेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, पकड़ो, मतलब स्टील कॉपर को कंप्रेस करेगा, और कॉपर कहेगा स्टील तुम चलो यार उधर तक। कॉपर स्टील को टेंस करेगा और खींचेगा। पता होगा ये कि अब दोनों बंधे हैं, दोनों जुड़े हैं, तो डेल्टा एक्चुअल यही होगा फॉर बोथ। दोनों का डेल्टा सेम ही होगा। और हमने समझ लिया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्टील में आएगी टेंसाइल स्ट्रेस, कॉपर में आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। निकाल भी देते हैं अभी। पहले तुम बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई तो काम हो गया भैया, आ गई तो काम हो गया। नोट करो पहले यहां तक, और कोई डाउट है तो पूछ लो। पता नहीं कितनी बार ऑब्जेक्टिव आया है, यही पूछता है टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो किसमें टेंशन किसमें कंप्रेशन आएगा। चलो तो हम इक्वेशन ही बना देते हैं। अगर हम कॉपर के लिए इक्वेशन बनाए या स्टील के लिए, चलो पहले बनाए, तो स्टील के जॉइंट खोल दो तो स्टील कितना आगे बढ़ना चाहता, एल अल्फा, एल तो सेम है, अल्फा स्टील का, डेल्टा टी, इतना स्टील आगे बढ़ना चाहता। पर स्टील थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टील में टेंसाइल स्ट्रेसेस आई। अभी तक रुकता था, अब खींच रहा है। स्टील में देखो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, तो और आगे बढ़ा देगी स्ट्रेस। सिग्मा टी स्टील एल अपॉन पी।
और बढ़ेगा कितना, डेल्टा एक्चुअल के बराबर, इक्वेशन 1। और सिमिलर इक्वेशन हम कॉपर के लिए भी लगा सकते हैं। कॉपर कितना बढ़ना चाहता, अल्फा कॉपर डेल्टा टी इतना बढ़ना चाहता है, लेकिन उतना बढ़ नहीं पाया क्योंकि स्टील ने उसे कंप्रेस कर दिया है, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगी, इसलिए -L/E। और ये भी बढ़ा कितना है, डेल्टा एक्चुअल के बराबर। ये इक्वेशन 2 हो गई। ये स्टील की इक्वेशन, ये कॉपर की इक्वेशन, लेकिन पता इक्वेशन 2 अननोन 3, क्योंकि हमें सिग्मा टी स्टील भी नहीं पता, सिग्मा टी कॉपर भी नहीं पता और डेल्टा भी नहीं पता। 2 इक्वेशन 3 अननोन, एक इक्वेशन और बनेगी, एक इक्वेशन और भी बनेगी, मैं बना देता हूं। वो इक्वेशन ये बनेगी कि फोर्स बाई कॉपर ऑन स्टील बराबर होगा फोर्स बाई स्टील ऑन कॉपर। क्योंकि भाई हमारे सब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब स्टील जितना कॉपर में फोर्स लगाएगा उतना ही कॉपर स्टील में फोर्स लगाएगा। तो स्टील की स्ट्रेस है सिग्मा टी स्टील इंटू स्टील का एरिया, ये स्टील का फोर्स होगा। ऐसे ही सिग्मा टी कॉपर इंटू कॉपर का एरिया। ये हो गई 3 इक्वेशन, 3 अननोन, आराम से सॉल्व कर लेंगे। मेंस में आता है 20 नंबर का क्वेश्चन, फोड़ के रख दिया टेंशन वाला। जब स्टील में टेंशन हो, कॉपर में कंप्रेशन। एक और चीज देख लो, जब हम टेम्परेचर घटाते हैं कुछ डाउट होंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं, फिर कल देखेंगे। जिन्हें नहीं समझ में आया वो अब कंप्रेशन वाला देखेंगे। वाला देखेंगे। जिन्हें नहीं समझ में आया एक और मौका है, फिर से सुन लो अच्छे से। केस 2, अब ध्यान सुनना भाई। केस 2, अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। ये रहा स्टील, बहुत आराम से सुनो, मैं FBD भी बना दूंगा, पर ठीक है। इस बार हमने डेल्टा टी को घटाया, ठीक है। अब सुनो, अल्फा स्टील का कम है अल्फा कॉपर से, तो L अल्फा डेल्टा टी भी कम होगा। तो सोचो कॉपर वाला जो नीला से है, नीले से बनाया, कॉपर वाला यहां तक आना चाहेगा, डेल्टा कॉपर विदाउट जॉइंट। और स्टील वाला यहां तक आना चाहेगा, अल्फा स्टील विदाउट जॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना। अब तुम सोचो, अब यहां पे हमने जॉइंट लगा रखा है भाई, अब यहां अगर जॉइंट लगा रखा है तो दोनों एक साथ रहेंगे। तो सोचो जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे ये दोनों एक साथ पीछे चलेंगे, और यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कॉपर भी वहां तक जाना चाहता है, स्टील भी वहां तक जाना चाहता है। लेकिन अब यहां सोचो कॉपर कहता है सर हमें तो और ज्यादा पीछे जाना है, स्टील कहता है नहीं रुको, स्टील कहता है रुको, कॉपर कहता है नहीं हमें और पीछे जाना है। तो फीलिंग समझो, स्टील रुकना चाहता है, कॉपर स्टील को और पीछे ले जाना चाहता है, मतलब दबाना चाहता है, दबा के और पीछे ले जाएगा। पर स्टील कहेगा कॉपर से तुम यहीं रुको, अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मैं फोर्सेस दिखाऊं तो फाइनली दोनों यहां पहुंचेंगे कोई एक्चुअल डेल्टा पे, ये होगा डेल्टा एक्चुअल। और डेल्टा एक्चुअल में अगर मैं फोर्सेस दिखाऊं तो देखो यही फीलिंग होगी। अगर कॉपर की फीलिंग को समझोगे तो कॉपर की फीलिंग ये होगी कि कॉपर को स्टील इधर खींच रहा होगा, कॉपर को स्टील इधर खींच रहा होगा। ये कॉपर है इस कलर का, ऊपर लिखा भी था,
और अगर स्टील की एफबीडी बनाऊं तो स्टील को कॉपर पीछे दबा रखा होगा, मतलब मैं जगह नहीं है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो, और यहीं अगर हम एफबीडी, अरे भाई चल जाओ, ओके, यहीं अगर एफबीडी स्टील की बनाए तो स्टील भी गया यहीं तक होगा, लेकिन वो तो बेचारा रुकना चाहता था, इस फोर्स से और पीछे तक चला गया होगा। ये फोर्स लगाया होगा कॉपर में स्टील ने, और ये फोर्स लगाया होगा स्टील ने कॉपर में। स्टील में आया होगा कंप्रेशन, कॉपर में आया होगा टेंशन। अब भैया इस अब ना समझ पाए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं तुम्हें समझा सकती। मैं इक्वेशन लिखता हूं, पहले स्टील के लिए लिखता हूं। स्टील को आजाद कर दो, स्टील को आजाद कर दो। वो पीछे जाना चाहता था एल अल्फा डेल्टा टी माइनस में, कंप्रेस होना चाहता था। स्टील इतना कंप्रेस होना चाहता था, और कंप्रेसिव स्ट्रेस आई तो और कंप्रेस हो गया, कितना, माइनस के सिग्मा टी। स्टील कंप्रेस हो रहा है इसलिए माइनस लगा रहा हूं, एल अपॉन ई। और टोटल कितना कंप्रेस हुआ, टोटल कितना कंप्रेस हुआ, माइनस के डेल्टा। इक्वेशन 1 माइनस, क्योंकि दोनों कंप्रेस हो रहे हैं, पिछली बार टेंस हो रहा था। अरे तीनों पीछे आए ना। कॉपर के लिए लिखता हूं तो और समझ में आ जाएगी इक्वेशन। कॉपर पीछे जाना चाहता था, माइनस के एल कॉपर डेल्टा टी, पर थोड़ा आगे रहा, कितना, प्लस के सिग्मा टी कॉपर एल अपॉन ई। लेकिन गया तो ये भी पीछे ही है, कितना, डेल्टा एक्चुअल माइनस में, क्योंकि फाइनली तो ये भी पीछे ही गया ना। दो इक्वेशन बन गई, और तीसरी इक्वेशन दोनों के फोर्स, ये फोर्स सेम ही होंगे, तो वो तो इक्वेशन सेम है। सिग्मा टी स्टील, एरिया स्टील, सिग्मा टी कॉपर, एरिया कॉपर बराबर हो। भैया ये चैप्टर भी खत्म हुआ। ये सब मेन से क्वेश्चन है, गेट वेट में भी बहुत बार आए हैं, आप बहुत आराम से कर लोगे। कॉमन सेंस से सोचो बस, ठंडे दिमाग से। मैंने बहुत डिटेल में बताया, मैथमेटिकली भी। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना आता है कि टेंशन कब आएगा कॉपर में, टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से। आंसर है कॉपर में टेंशन आएगा टेम्परेचर घटाने से, स्टील में टेंशन आएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। देख लो, कोई और डाउट बचा हो तो पूछ लो, फिर अब जल्दी छोड़ देते हैं। आज 2 मिनट है, जल्दी से लिखें, डाउट भी पूछ लें। पुराने ही में ही देखो, अब तो कोई डाउट नहीं। देखिए गैप वाले में क्या डाउट आ गया पता नहीं। सोचो, ये ब्लॉक जहां से रिस्ट्रिक्शन हो सब रिस्ट्रिक्शन खोल दो तो कितना बढ़ता, एल अल्फा सिग्मा टी। रिस्ट्रिक्शन खोल दो, थर्मल स्ट्रेस उसको रिस्ट्रिक्शन देगी, फिर जो बचे वो लिख दिया। कल हम लोग छोटे छोटे चैप्टर हैं, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, कुछ ड्राइव करना है, और मूवमेंट ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड,
ये सब कल आराम से ख़त्म हो जाएगा। परसों हम लोग SFD VMD शुरू करेंगे, उसके बाद फिर शियर फोर्स और डिफ्लेक्शन, सिलेबस ख़त्म। तो आई थिंक हम लोग 1 तारीख तक ख़त्म कर देंगे बहुत आराम से, कोई छुट्टी नहीं है। आई थिंक बीच में ईद भी है, लेकिन क्लास ले लेंगे, छोटी ले लेंगे, लेकिन क्लास चलेगी आपकी। तो ठीक है।